नया IBN 7 हौसला है। ये किसकी बुरी नजर है? ये कुदरत का कैसा कहर है जो खेत किसान के लिए अन्न की खान थे, जो खेत किसान का स्वाभिमान थे, वो खेत किसान के लिए शमशान बन गए। खेत में कटाई हो रही थी, वहां पे पहुंचे तो वहीं देख के फसलन में नुकसान ज्यादा हो रहा था तो वहीं गिर पड़े। यूपी में हर रोज सदमे से मर रहा है किसान। बेमौसम बरसात ने समतल कर दिए हैं खेत। मेहनत और पसीने की पैदावार से पेट भरने वाला किसान अपनी बेबसी पर बेचैन है। किसी के आगे हाथ फैलाने में आड़े आ रहा है स्वाभिमान, तो मौत ही दिखती है आसान रास्ता। लेकिन हर बार खुदकुशी ही जरूरी नहीं। खेत में खड़ी फसल की बर्बादी भी बन जाती है जहर। सहायता है थोड़ा बहुत इसके लाभ, जो मान लीजिए उनका 5-6 टन 50-60 कुंटल एक हेक्टेयर में होता था तो लाखों रुपए कमाते थे। वो उत्तर प्रदेश जिसे उत्तम प्रदेश बनाने का वादा था, वो प्रदेश जहां खेती ही जरिया है एक बड़ी आबादी के जिंदा रहने का, उस प्रदेश में खेतों में ही मर रहे हैं किसान। उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते के भीतर जान गंवा चुके हैं 125 किसान। जो खेतों से हताश लौटे, उन्होंने घरों में कर ली खुदकुशी। लेकिन इन बर्बाद किसानों से हमदर्दी दिखाने की बजाय उनको बताई जा रही है उनकी हैसियत। सुनिए किस तरह यूपी के संभल में मुआवजे की मांग कर रहे किसान को मंच से ललकार रहे हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। और अफसरशाही की तो पूछिए ही मत। जब सूबे में किसान का यह हाल है तो आला अफसरान राजधानी लखनऊ में खेल रहे हैं खेल। अफसरों के लिए यह खेल प्रतियोगिताओं का सबसे मुफीद वक्त है। यूं भी तो फसलों के इंतजार में खाली पड़े हैं खलिहान। देखिए खेत बने शमशान, यूपी में बेबस किसान। जी हां, इस वक्त यूपी में खेत सचमुच किसानों के लिए शमशान बन गए हैं। हर रोज औसतन 20 से 25 किसानों की मौत हो रही है। किसान मौत को गले लगा रहे हैं। अकेले शुक्रवार को ही 46 लोगों की मौत हो गई। पहले किसानों के खुदकुशी की खबरें आ रही थी, लेकिन अब किसान सदमे से खेत में ही मरने लगे हैं। फिरोजाबाद हो या फैजाबाद या फिर बांदा, हर जगह से किसानों के मरने की खबरें आ रही हैं। लेकिन सरकार है कि किसानों के दर्द से बेखबर है और नेता विजय जुलूस में सड़क पर नाचते गाते नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये जीत का जश्न है, जीत का जुलूस है, विजय का जुलूस। मुरादाबाद की ठाकुरद्वार नगरपालिका के चेयरमैन पद पर जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान की मां बानो बेगम ने। इस जीत की खुशी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर नोट उड़ाए और जबरदस्त आतिशबाजी की। इस तमाशे से कुछ देर के लिए यूपी में किसानों की मौत का गम गलत हो गया। जी हां, मत भूलिए कि प्रदेश में किसान बेमौत मर रहा है। बेमौसम बारिश ने उसकी फसल का जो हाल किया वो किसी से छिपा नहीं है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर बारिश और ओलों की मार ऐसी पड़ी कि मौत किसान की हो रही है। लेकिन अब जो कहानियां सामने आ रही हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। बर्बाद हुई फसल देखकर किसान खेत में ही सदमे से मर रहे हैं। ये परिवार है राम सिंह रावत का। राम सिंह रावत फैजाबाद जिले के एक गांव के किसान थे। रेलवे से रिटायर थे। पेंशन और खेती की उपज मिलाकर 35 परिवारों का खर्च चलता था। लेकिन शुक्रवार को खेत में गए तो फसल का हाल देखकर इतने दुखी हुए कि सदमे से वहीं दम तोड़ दिया। विडंबना देखिए, जिस सूखे खेत में राम सिंह रावत ने दम तोड़ा
उसी खेत में मौत के बाद उसे जलाने के लिए गांव वाले सूखी लकड़ियां काटते दिखाई दिए। तो यहाँ आए, देखें बोसनी बाली तोड़ के मिंजो के देखा तो उसमें बोला इसमें कुछ नहीं, क्या फालतू परेशान हो रहे हो, सब लोग भाग चलो, किसी को काट ले, वो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब तो चला गया है। यही इतना कहे कि वो पीछे को गिर गए। किसान राम सिंह रावत कर्ज लेकर खेती करता था और फसल होने के बाद कुछ बेचकर कर्ज चुकाता था और कुछ से खाता था। जाहिर है फसल की बर्बादी ने उसकी रीढ़ तोड़कर रख दी। फैजाबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मऊ जिले के किसान देवनाथ कनौजिया का भी यही हाल हुआ। देवनाथ सुबह गेहूं के खेत पर गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। घर में खाने को कुछ नहीं था और कर्ज का आलम ये कि बैंक से लेकर साहूकार तक पीछे पड़े थे। खेत देखे ना तबीयत खराब हो गई। 2 बीघे जमीन है, इनके खेत के का नमूना लिया गया है, कितने % क्षति हुई है। आइए अब रुख करते हैं जालौन का। राम स्वरूप को नातिनों की शादी करनी थी, गेहूं बेचकर कर्ज उतारना था, 5 बीघा अपना और 9 बीघा बटाई का, लेकिन सारी फसल बर्बाद हो गई। राम स्वरूप के लिए 13 जनों के परिवार का पेट भरने के लिए लाले पड़ गए थे। जाहिर है बर्बाद फसल का सदमा लगना ही था, लेकिन ये सदमा जानलेवा साबित हुआ। लेकिन प्रशासन के पैमाने पर अब भी ये मौतें जांच का विषय है। पूरी स्थिति की जांच करेंगे और अगर दैवीय आपदा के अंतर्गत मामला आएगा तो उन्हें अनुमन्य राशि दिलाई जाएगी। सवाल है कि सूबे की समाजवादी सरकार क्या कर रही है? क्या यूपी के नेता मरते किसानों की सुध लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खैर, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की कोई गलती हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तो रिपोर्ट देनी होती है, इसलिए वो हर मौत के बाद कहेंगे कि जांच कराई जाएगी और उसके बाद अगर मुआवजा बनेगा तो देंगे। लेकिन सरकार कहाँ है? क्या सुध लेने की कोशिश कर रही है? नहीं। आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यूपी के खेत किस तरीके से शमशान बनते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की आबादी की, 70% आबादी ऐसी है जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। अब जाहिर सी बात है कि ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से अगर फसल बर्बाद होगी तो असर इसी आबादी पर होगा, यानी वो लोग जो कि खेती करते हैं, जो पूरी तरह से निर्भर हैं खेतों पर। अब 4 दिन में 138 किसानों की मौत हो चुकी है और अगर हम पिछले 1 महीने के आंकड़े को देखें तो 150 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं या खुदकुशी कर चुके हैं। 7 अप्रैल को 21 किसानों ने मौत को गले लगाया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। 8 अप्रैल को 21 किसानों ने फिर से मौत को गले लगाया। खेत देखते हैं उदास और उसके बाद वो मायूस होकर मौत को ही गले लगा रहे। 9 अप्रैल को 28 किसानों ने मौत को गले लगाया और इसी तरीके से 10 अप्रैल की बात करें, यहां पर आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। 48 किसानों ने मौत को गले लगाया, यानी कि खुदकुशी की। मुआवजे की बात करते हैं। मुआवजे के लिए 1047 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं और यहां पर एक और बात है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है कि 9000 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर संचित जमीन पर और असिंचित जमीन पर 4500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा केंद्र सरकार ने तय किया है। बहरहाल अगर हम इन खुदकुशियों को 2013 के आंकड़ों से कंपेयर करें तो 2013 में 750 मामले इस तरह के सामने आए थे जब फसल बर्बाद हुई और किसानों ने मौत को गले लगाया था। तो ये आंकड़ा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान लगातार मौत को गले लगा रहे हैं मायूस होकर। लेकिन क्या कह रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, जरा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जब किसान मुआवजा मांगने गए, उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप बोल सुनेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान किसानों के मुआवजा मांगने पर अपना आपा खो बैठे। वाकया संभल जनपद के एक गांव का है जहां पर बालियान किसानों की सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही संजीव बालियान ने बोलना शुरू किया तो किसान मंच की ओर बढ़ने लगे और ऐसे में मंत्री जी ने किस तरह से किसानों के नेता को मंच से ललकारा, जरा देखिए। मता जब खाली
तो खेत शमशान बनते जा रहे हैं, लेकिन नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारिश से बर्बाद हुए किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस ऐलान के लिए उन्होंने बाकायदा रैली का आयोजन किया और इस रैली में किसानों को खुशखबरी सुनाते हुए ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का ऐलान कर दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल ने अपने मुआवजे के इस तीर से बहुत से शिकार किए हैं। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुंडका इलाके में किसानों की रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब इतना आने लग गया, किस-किस के बिजली के बिल कम हो गए। किसानों को मुआवजा चाहिए, उनकी फसल मौसम ने बर्बाद कर दी है। उनकी मांग है कि दिल्ली सरकार उन्हें प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दे। केजरीवाल ने देर नहीं की और किसानों की सुनते हुए उन्हें 20,000 रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान करके मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा जी, ये आप ही का पैसा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, जनता का पैसा है, मैं तो आप ही का सेवक हूं। किसान गदगद हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1900 एकड़ खेती की जमीन है, जिस पर तकरीबन 1 लाख किसान निर्भर हैं। मोटा अनुमान है कि 50% से भी ज्यादा फसल बर्बाद हुई है। केजरीवाल उन गाँवों में भी गए जहाँ फसल बर्बाद हुई है और अब केजरीवाल ने किसानों को मिले मुआवजे की एक नई लकीर खींच दी। किसान खुश हो गए, लेकिन दिल्ली की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिजली के लिए और पानी के लिए यहाँ बीमार लोग हो रहे हैं, बिजली हमें मिल नहीं रही है। और ये तो किसानों की रैली है। देखिए साहब, हमें मिलने का मौका मिला है, हमें मिल नहीं पा रहे थे, इसके कारण हमारे नजदीक आए हुए तो हम सोचे इसी बहाने मिल लिया जाए। यहाँ कम से कम 1,000 मजदूरों को शोषण होता है, इसके खिलाफ मैं करने आया हूँ। इधर केजरीवाल किसानों के दर्द पर मरहम लगा रहे थे, तो उधर दिल्ली में जगह जगह गेस्ट टीचर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी घेराव किया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि इन्हें परमानेंट नौकरी मिलेगी, लेकिन ये वादा अभी तक अधूरा है। दिल्ली सरकार ने सोमवार तक सर्कुलर जारी करने का भरोसा दिया है। जब तक कोई सर्कुलर नहीं आ जाएगा कोई यकीन नहीं है। मंडे की उन्होंने कहा है कि मंडे को मैं सर्कुलर डलवा दूंगा और उसके बाद हम यकीन करेंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा। पहले केजरीवाल जी यही कहते थे, आप लोग 5 साल से पढ़ा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप इस लायक हो, तो जब हम इस लायक है तो हर साल हमें ही क्यों नहीं रखा जाता? आप नए फॉर्म्स क्यों निकालते हो, क्यों डिले करते हो? आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने भी दिल्ली में सुरक्षा मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बसों और दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का वादा आखिर आम आदमी पार्टी कब पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी के कई बड़े वादे बाकी हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता किसानों को मुआवजे के ऐलान में सियासत देख रही है। जानकार इसे पंजाब चुनाव की तैयारी मान रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुट्ठी भर किसानों को मुआवजे का ऐलान कर दिया। ये मुश्किल काम भी नहीं था, लेकिन मुश्किल काम ये है कि बड़े बड़े वायदे कैसे पूरे हों जो जनता से चुनाव से पहले किए गए थे। कैमरामैन शशि के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। बढ़ते आगे, खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। अपनी हर विदेश यात्रा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत की नीति सिर्फ सूट बूट से सजे नेताओं की औपचारिक मुलाकात तक ही नहीं रही, अब इसमें खुलेपन का रंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव फ्रांस है और यहां भी प्रधानमंत्री मोदी अपने ही रंग में रंगे नजर आए। सबसे अधिक चर्चा रही उनकी नाव पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वो सीन नदी की यात्रा पर निकले। रास्ते में भव्य दृश्य थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद एक दूसरे से खुलकर मिले। ऐसे ही मोदी जहां भी गए उनको मिलने की होड़ लग गई। हर शख्स उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था, चाहे वो एयरबस की फैक्ट्री हो या फिर इंस्टीट्यूट हो या फिर छात्रों का जमावड़ा ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री ने तो खुद ही अपनी सेल्फी ली। प्रधानमंत्री ने पहले वर्ल्ड वॉर के शहीदों को भी नमन किया। न्यू चैपल के इस समाधि स्थल पर 4700 भारतीयों की कुर्बानी भी दर्ज है। प्रधानमंत्री ने यहाँ नारे भी लगाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर फ्रांस से क्या हासिल हुआ भारत को? आखिर राफेल सौदे में भारत ने क्या खोया और क्या पाया? क्या यूरोप में भी मैन ऑफ एक्शन बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी? इन सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक नजर डालते हैं किस तरीके से
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस यात्रा में लोगों का साथ भी उनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की बोर्ड पर इस चर्चा से एक बात साफ हो चुकी थी कि दोनों देशों के रिश्ते नया मोड़ ले चुके हैं। भारत कई सालों से अटके हुए राफेल सौदे की अड़चनें दूर करने में कामयाब रहा। राफेल कंपनी और HAL के बीच बातचीत को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी ने सीधे फ्रांस सरकार से बात की और सेना के लिए एक मुश्त 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदने का समझौता कर लिया। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। भारतीय वायुसेना ने 6 कंपनियों में से राफेल को सबसे बेहतरीन मानकर उसका चुनाव किया था। अभी भारत के पास 18 विमानों के 34 स्क्वाड्रन हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए उसे 45 स्क्वाड्रन चाहिए। इससे वायुसेना को ताकत तो मिलेगी ही, साथ ही पीएम का मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए भारत राफेल का उत्पादन देश में ही करने की बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। राइफल फाइटर की खरीद का बड़ा फैसला पहले से भी बेहतर शर्तों के साथ हुआ है। अगले 2 सालों में भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल किया जाएगा। 17 सालों से अटके फैसले पर भारत को कामयाबी मिली। इसके अलावा पीएम एयरबस की फैक्ट्री में भी गए, यहाँ से भी देश को खुशखबरी मिली। मेक इन इंडिया को एक और कामयाबी। विमान कंपनी एयरबस 2020 तक भारत से $2 बिलियन का आउटसोर्स करेगी। फिलहाल ये $400 मिलियन है। 5 सालों में इसमें 500 गुना की बढ़ोतरी होगी। फ्रांस का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर गंभीर हैं और इसके तहत 17 समझौते कल हुए और एक और आज हुआ एयरबस के साथ $2 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा परमाणु संयंत्र, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, अन्य बातों पर भी आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। संजय सूरी, पेरिस, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुके जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस दल ने कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉर्पोरेट घरानों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को कि जो पार्टी की सरकार कोयले की नीलामी कर 2 लाख करोड़ रुपया सरकार के खजाने में कॉर्पोरेट घरानों से लाए, वो सरकार कॉर्पोरेट की मित्र है या दर्डा और जिंदल को एक भी पैसा लिए बगैर कोयले की खदानें दे दे, वो सरकार कॉर्पोरेट घरानों की मित्र है। कांग्रेस ने अब देश को जवाब देना है कि कोयले और स्पेक्ट्रम की नीलामी में किसने कॉर्पोरेट घरानों को पक्ष लिया। पत्रकारों को लेकर दिए विवादास्पद बयान पर विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने मीडिया से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि कुछ खास पत्रकार जो मेरे खिलाफ जानबूझकर अभियान चला रहे हैं, उन्हें छोड़कर मैं बाकी पत्रकारों से माफी मांगता हूं। मैंने पूरे मीडिया के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरी नजर में 90% मीडिया जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा है। मैं उन 90% पत्रकारों से माफी मांगता हूं अगर उन्हें बुरा लगा हो तो, क्योंकि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल 10% मीडिया के लिए किया था।